हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवी और आज हम स्टार्ट करने वाले पीटी 365 का अपडेटेड पार्ट 1 का, जिसमें फरवरी से लेके अप्रैल 2021 तक का करंट अफेयर हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, इसमें ऑलरेडी हम बहुत सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। पॉलिटी हमारा कंप्लीट हो चुका है, इंटरनेशनल रिलेशंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं, इकोनॉमी और एनवायरमेंट का जो हमारा आज सेकेंड लेक्चर है। ठीक है, इसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, ये हमारा पार्ट 3 है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये पॉलिटी वाला पार्ट डिस्कस कर लिया है, इंटरनेशनल रिलेशंस हमारे हो गए हैं, और एनवायरनमेंट का जो क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी, ये वाला पार्ट भी ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो अब हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट और रिपोर्ट्स, ये सारे आज मैं कंप्लीट कर लूंगी। अगर लेक्चर ज्यादा बड़ा होता है तो एक और लेक्चर आएगा, अदरवाइज मैं ट्राई करूंगी कि इसी लेक्चर में कंप्लीट हो जाए। तो चलिए, इससे पहले कि हम स्टार्ट करते हैं, एक्चुअली क्या होता है, विजन आईएएस का बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन हमको करना पड़ता है करंट अफेयर्स, तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है। फिर इसका एक क्विक रिविजन वीडियोस भी मैं डालती हूँ। इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आप जब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम जाने के पहले 2 दिन पहले, 3 दिन पहले भी आप क्या कर सकते हैं, वो सब कुछ रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, वेट अ सेकेंड। और मैं एक और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूंगी कि अगर आपने ये वाला, मैंने पूरी एक सीरीज बनाई है विजन आईएएस पीटी 365 करके, उसमें हम अपडेटेड पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जनवरी 2021 से लेके नवंबर 2021 तक का करंट अफेयर कंप्लीट करने वाले हैं। तो जो भी अपकमिंग एग्जाम है, जैसे कि जीपीएससी का एग्जाम आने वाला है, जीपीएससी का एग्जाम है 19 दिसंबर, तो उसके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि यूपीएससी का कंटेंट ही जीपीएससी में फॉलो होता है। उसके अलावा जीपीएससी के लिए इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कोई अपना अलग कंटेंट नहीं होता है, इस वजह से। ठीक है, और जो भी यूपीएससी के जो भी अब एग्जाम, अपकमिंग एग्जाम्स आने वाले हैं, उनके लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ही। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से। ये रहा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो पहला जो टॉपिक है वो है हमारा वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021। ये क्यों, कब हुआ था? अभी इसका रिसेंटली क्या हुआ है, 20th एडिशन हुआ है टेरी का। ठीक है, टेरी क्या है? टाटा एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ये एक फ्लैगशिप इवेंट था जिसमें वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट हुई थी ऑनलाइन। ठीक है, ये न्यूज में क्यों रहा था? क्योंकि इस समिट की थीम आपको याद रखनी है। समिट की थीम क्या थी? रीडिफाइनिंग अ कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर एनवायरमेंट फॉर ऑल। थीम क्या है? रीडिफाइनिंग आर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर एनवायरमेंट फॉर ऑल। ठीक है, ये हमारी इसकी थीम थी। मेनली थीम पूछ ली जाती है। कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज जो थी वो की पार्टनर्स हुआ करती थी? तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, दूसरी मिनिस्ट्री थी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, तीसरी मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। ये इसके की पार्टनर्स हुआ करती थी। ठीक है, ये समिट जो है वो क्या करती है, बहुत सारे नंबर ऑफ गवर्नमेंट्स को, बिजनेस लीडर्स को, एकेडमिशियंस को, क्लाइमेट साइंटिस्ट को, यूथ को, सिविल सोसाइटी को साथ में लेके आती है, जिससे कि वो एक साथ फाइट कर सके अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके अगेंस्ट फाइट कर सके, इस वजह से ये समिट की जाती है। अब एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। ये एक इंडिपेंडेंट मल्टी डायमेंशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें रिसर्च, पॉलिसी, कंसल्टेंसी और इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। इसको ओरिजिनली स्टैब्लिश किया गया था टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसलिए इसका नाम है टेरी। कौन सी ईयर में किया गया था? 1974 में किया था। इसका मिशन क्या है? ट्रांजिशन करना सस्टेनेबल फ्यूचर को। कैसे ट्रांजिशन करेंगे सस्टेनेबल फ्यूचर? कंजर्वेशन करेंगे, एफिशिएंट यूज करेंगे एनर्जी का, और नए नए इनोवेटिव वेज लेके आएंगे जिससे कि मिनिमाइज किया जा सके या फिर रीयूज किया जा सके वेस्ट को। तभी तो हम सस्टेनेबल फ्यूचर बना सकते हैं ना, जब हम कंजर्वेशन करेंगे, एनर्जी का सही से यूज करेंगे और हमारे वेस्ट को हम मिनिमाइज करेंगे। ठीक है, अब इट्स वर्क अक्रॉस द सेक्टर्स इज फोकस्ड ऑन, किस किस पे फोकस करता है? ये क्या करता है? प्रमोट करता है एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को कैसे इफिशिएंटली यूज करना है। एक्सेस एंड अपटेक ऑफ सस्टेनेबल इनपुट्स एंड प्रैक्टिसेस, कैसे आपको सस्टेनेबल इनपुट्स देना है, कैसे प्रैक्टिस करना है। और रिड्यूस करता है नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन द एनवायरमेंट एंड द क्लाइमेट, जो भी ये प्रैक्टिस करे उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो एनवायरमेंट और क्लाइमेट पे, इस पे ध्यान देता है। ठीक है, अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली, इंडिया में। क्लियर है? इतना समझ में आया? अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिया इकोसिस्टम अकाउंटिंग। ठीक है, सिया ई है इसका। ठीक है, इकोसिस्टम अकाउंटिंग अभी क्यों न्यूज में रहा था, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे।
ठीक है, देखो, तो ये न्यूज में क्यों रहा था हम इसके बारे में देखेंगे। रिसेंटली इंडिया ने इम्प्लीमेंट किया है नया नेशनल स्टैटिस्टिक फ्रेमवर्क सिया इकोसिस्टम अकाउंटिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये क्या करता है, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन से कम्बैट करने के लिए और सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए फ्रेमवर्क आया है। अब इकोसिस्टम अकाउंटिंग होता क्या है, तो ये कोहेरेंट फ्रेमवर्क है जो क्या करता है, इंटीग्रेट करने की कोशिश करता है इकोसिस्टम को। ठीक है, उसके क्या सर्विसेज हैं, क्या इकोनॉमिक मेजर होने चाहिए, ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होती हैं, इन सबको क्या करता है, ये इंटीग्रेट करने का काम करता है। इसके अलावा इसकी जो अप्रोच होती है वो क्या करती है, वो रिकॉग्नाइज करती है कि इंडिविजुअल रिसोर्सेज जो फंक्शन में है इन कॉम्बिनेशन विद अ ब्रॉडर सिस्टम, मतलब सारा अप्रोच को रिकॉग्नाइज किया जाता है कि कैसे रिसोर्सेज फंक्शन कर रहे हैं और उनके ब्रॉडर सिस्टम्स क्या क्या है। अब ये जो सिस्टम ऑफ एनवायरमेंट इकोनॉमिक अकाउंटिंग होता है, उसमें क्या होता है, ये एक इंटीग्रेटेड स्टैटिस्टिकल फ्रेमवर्क है जिसमें बायोफिजिकल डेटा को इंटीग्रेट ऑर्गेनाइज किया जाता है, इकोसिस्टम को मेजर किया जाता है, इकोसिस्टम सर्विसेज को मेजर किया जाता है, और जो भी चेंजेस हो रहे हैं इकोसिस्टम असेट में उनको ट्रैक किया जाता है। समझ में आया। सिया जो है वो स्टैटिस्टिकल फ्रेमवर्क है जिसमें बायोफिजिकल डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है, इकोसिस्टम सर्विसेज को मेजर किया जाता है और ट्रैक किया जाता है क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, और ये जो सिया है इसको अडॉप्ट किया गया है एज अ स्टैटिस्टिकल स्टैंडर्ड बाय द यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिक कमीशन रिसेंटली। अब सिया के कितने 5 कोर अकाउंट्स होते हैं, 5 कोर अकाउंट्स इसमें बनाए जाते हैं। पहला जो अकाउंट होता है वो होता है इकोसिस्टम एक्सटेंट अकाउंट्स। कौन सा होता है, इकोसिस्टम एक्सटेंट अकाउंट। दूसरा होता है इकोसिस्टम कंडीशंस अकाउंट। तीसरा होता है इकोसिस्टम सर्विस फ्लो अकाउंट। चौथा होता है मॉनिटरी इकोसिस्टम असेट अकाउंट। और पांचवा होता है थीमेटिक अकाउंट। ठीक है, क्लियर है इतना। अब देखो इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या होती है, इसकी जो एक इंपॉर्टेंट टर्म है वो है नेचुरल कैपिटल। नेचुरल कैपिटल क्या होता है, इसको डिफाइन किया जा सकता है कि वर्ल्ड स्टॉक ऑफ नेचुरल असेट्स, मतलब जितना नेचुरल असेट का स्टॉक है उसको हम क्या बोलेंगे, हमारी नेचुरल कैपिटल। जिसमें क्या क्या आएगा, जैसे कि जो भी नेचुरल चीजें, जैसे कि जियोलॉजी हो गया, सॉइल हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, और जितनी भी लिविंग थिंग्स है ये सब किस में आएगा, हमारे नेचुरल असेट्स में आएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, नेचुरल कैपिटल क्या होता है, जिससे ह्यूमंस जो होते हैं वो बहुत सारी वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम सर्विसेज बोलते हैं। जैसे कि एयर का हम यूज किस में करते हैं, ऑक्सीजन लेने में करते हैं। ठीक है, वाटर का यूज हम करते हैं, लिविंग थिंग्स का यूज करते हैं, सॉइल का यूज करते हैं। तो ये सारी जो सर्विसेज होती है इनको हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम सर्विसेज बोलते हैं, जिसको ह्यूमन यूज करते हैं अपनी लाइफ को पॉसिबल बनाने के लिए। क्योंकि अगर वाटर नहीं होगा तो लाइफ पॉसिबल नहीं है, एयर नहीं होगा तो भी पॉसिबल नहीं है, सॉइल नहीं होगा तो भी पॉसिबल नहीं है। तो ये सारी चीजें पॉसिबल है। अब क्या करेंगे, ये क्वांटिफाइंग एंड वैल्यूइंग द कंट्रीब्यूशन, जो नेचुरल असेट्स है उनको क्वांटिफाई करेंगे, उनकी वैल्यू पता करेंगे, और कंट्रीज को हेल्प करेगा जिससे कि ओवर एक्सप्लॉइटेशन को ट्रैक करने में, और क्या क्या इन्वेस्ट करना चाहिए उनको प्रोटेक्ट करने में, और कैसे हम इकोसिस्टम को रीस्टोर करने में, ये सारी चीजें को हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू कर सकते हैं। समझ में आया। अब नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग में क्या होता है, ये एक टूल होता है जो मेजर करता है फुल एक्सटेंट ऑफ द कंट्रीज नेचुरल असेट, मतलब हमारी कंट्री के पास कितना नेचुरल असेट है उसको मेजर करने का काम करता है नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, अब इंडिया का सिया फ्रेमवर्क क्या है। इंडिया जो है वो 19 कंट्री में से एक बन गया है जिसने ये सक्सेसफुली अडॉप्ट किया है सिया अकाउंटिंग। ये एफर्ट किसने किए हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, और किसके अंडर में, नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग और वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोजेक्ट के अंदर किया गया है। ठीक है, अब ये जो NCAVES है, इसका मेन स्ट्रीम नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड द वैल्यूएशन ऑफ इको, ये कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। अब ये जो NCAV प्रोजेक्ट है वो किसके द्वारा फंडेड किया जाता है, तो यूरोपियन यूनियन इसको फंड करता है। साथ में कौन कौन करता है, UNSP मतलब यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल डिवीजन, यूनैप यूनाइटेड एनवायरमेंट प्रोग्राम, और कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये 4 चीज मिलके इसको फंड करती है, ये प्रोग्राम को। क्लियर है। इंडिया में जो NCAB प्रोजेक्ट है इसको इम्प्लीमेंट किसने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, किसके कोलैबोरेशन के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर।
ठीक है, एंड द नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के साथ। तो इंडिया में ये कौन 3 लोग फंड कर रहे हैं, कौन कौन? MOSPI स्टैटिस्टिक प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री, एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री और नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, ये सारे मिलकर इस प्रोजेक्ट को फंड कर रहे हैं। और वर्ल्ड लेवल पे कौन कर रहा है? यूरोपियन यूनियन कर रहा है, यूनेप कर रहा है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कर रहा है और स्टैटिस्टिकल डिवीजन कर रहा है। इतना ही आपको याद रखना है, इससे ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है इस टॉपिक में। नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है जियोथर्मल एनर्जी। देखो, जियोथर्मल एनर्जी जो था वो न्यूज में क्यों रहा था? अभी अभी इंडिया ने अपना पहला फर्स्ट एवर जियोथर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। कहाँ पर किया है? लेह में किया है। देखो, लेह में स्टार्ट किया है इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, और पहला जियोथर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब ये जियो थर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पर स्टैब्लिश किया गया है? पूगा विलेज जो है ईस्टर्न लद्दाख का, वहां पर स्टैब्लिश किया गया है। ठीक है, पूगा को आइडेंटिफाई किया गया है हॉटस्पॉट ऑफ द जियोथर्मल एनर्जी इन द कंट्री, इस वजह से यहाँ पे ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। किसने स्टार्ट किया है? ONGC एनर्जी ने स्टार्ट किया है। किसके साथ मिलकर? मिलकर लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल एंड द पावर डिपार्टमेंट ऑफ UT लद्दाख के साथ मिलकर। ठीक है, अब जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है? देखो, मैं आपको एक बार थोड़ा सा ऐसे ही बता देती हूँ। क्या होता है? अर्थ हमारी जो नीचे से गर्म होती है, ठीक है, वहां से क्या करता है, उसकी हीट का यूज करके हॉट वाटर को ऊपर लाया जाता है। उस हॉट वाटर से स्टीम जनरेट किया जाता है और स्टीम से क्या होता है? टरबाइन रोटेट होता है। टरबाइन रोटेट होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और इलेक्ट्रिसिटी को सेव किया जाता है। उसके बाद जो पानी बचता है उसको एक कूलिंग टावर में भेजा जाता है और वापस से उस पानी को क्या किया जाता है? कूल किया जाता है और वापस से उसको अर्थ के अंदर भेज दिया जाता है। मतलब जैसे कि हमारे जो एक्विफर्स होते हैं ना, वहां से ये पानी लिया जाता है और ऐसी जगह पे लिया जाता है जहाँ पे जियोथर्मल हॉटस्पॉट होते हैं, तो उसकी वजह से जब वो पानी ऊपर आता है तो ऑटोमेटिकली गर्म हो जाता है। ठीक है, फिर जब उसको वापस इंजेक्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं? उसको कूल करके इंजेक्ट करते हैं, वेस्ट नहीं करते, उस पानी को फेंकते नहीं है। ठीक है, जितना पानी हमने अर्थ से लिया है उसको वापस उसमें रिसाइकल कर देते हैं, जिससे कि उसका हमारा जो सोर्स वाटर है वो खत्म ना हो। ठीक है, तो ये जियोथर्मल एनर्जी होती है और इसमें हम क्या करते हैं? एनर्जी जनरेट करते हैं, जो भी अर्थ क्रस्ट के नीचे स्टोर्ड होती है एनर्जी, उसको यूज करके। जियोथर्मल पावर जो है वो एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम द हीट सोर्स विद इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट के अंदर जो हीट सोर्स होता है उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? जियोथर्मल एनर्जी होती बोलते हैं। जियोथर्मल एनर्जी जो होती है वो ओरिजिनेट होती है जियोलॉजिकल प्रोसेस से ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द प्लैनेट, रेडियो एक्टिव डीके ऑफ द मिनरल्स एंड फ्रॉम द सोलर एनर्जी, ये सब कुछ। जियोथर्मल एनर्जी जो होता है वो किस में कन्वर्ट की जाती है? इलेक्ट्रिसिटी में। 3 वेज होते हैं इसके अलग अलग। कौन कौन से 3 वेज हैं? एक होता है ड्राई स्टीम प्लांट्स, दूसरा होता है फ्लैश स्टीम प्लांट्स, तीसरा होता है बाइनरी साइकिल प्लांट्स। हॉट स्टीम प्लांट में क्या किया जाता है? हॉट स्टीम डायरेक्टली क्या किए जाते हैं? जियोथर्मल रिजर्वायर से जनरेटर में भेजी जाती है और फिर वहां से टरबाइन घुमाई जाती है। फ्लैश स्टीम प्लांट से क्या होता है? हॉट वाटर जो होता है उसको एक वेल में लेके आया जाता है और उसमें से कुछ जो वाटर होता है उसको यूज किया जाता है, स्टीम में कन्वर्ट कर लिया जाता है। जिस स्टीम का यूज किया जाता है टरबाइन बनाने में, यूज किया, टरबाइन को रोटेट करने में यूज किया जा सकता है। बाइनरी साइकिल प्लांट्स क्या होते हैं? ये जो प्लांट्स होते हैं वो ऑपरेट होते हैं ऑन द वाटर एट द रिलेटिवली लोअर टेम्परेचर। मतलब बाइनरी साइकिल प्लांट्स जो होते हैं ऑपरेट होते हैं रिलेटिवली लो टेम्परेचर पे। ये जो प्लांट्स होते हैं इनकी हीट यूज की जाती है फ्रॉम द हॉट वाटर, जिससे जो भी, देखो क्या होता है, जो मतलब हमारा जो वाटर है उसका बॉइलिंग टेम्परेचर मान लो फॉर एग्जांपल 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इस वाटर का यूज हम ऐसे लिक्विड को गर्म करने के लिए करेंगे जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट मान लो 90 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो वो जल्दी बॉईल हो जाएगा। जल्दी बॉईल हो जाएगा तो जल्दी स्टीम प्रोड्यूस करेगा, जल्दी स्टीम प्रोड्यूस करेगा तो टरबाइन जल्दी रोटेट होगी। इस वजह से बाइनरी साइकिल प्लांट्स में ये मेथड यूज किया जाता है। अब जियोथर्मल एनर्जी का इंडिया में क्या पोटेंशियल है? तो अभी तक 350 लोकेशन ऐसे मिले हैं जहां पे जियोथर्मल एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा सकता है और इनका पोटेंशियल कितना है? 10,000 मेगावाट जियोथर्मल एनर्जी को ये प्रोड्यूस कर सकते हैं। 7 जियोथर्मल प्रोविंसेस हैं इंडिया में, जैसे कि हिमालयन रीजन में लद्दाख है, मणिकरण है, तपोवन है, ठीक है, फिर है सुहाना हरियाणा में है, राजस्थान में वेस्ट कोस्ट, महाराष्ट्र में है कैम्बे, खंबा, सोन, नर्मदा, तापी, ताता पानी और अनहोनी, समोनी, गोदावरी, मंगुरू और महानदी बड़े बाक्रेश्वर। ठीक है, ये सारे हैं, मैप में आप जरूर देखिएगा इनको।
अब एडवांटेजेस क्या होते हैं जियोथर्मल एनर्जी को यूज करने के लिए? एक तो स्टेबल और रिलायबल होती है, क्योंकि हमको पता है कि जब तक हम रहेंगे तब तक अर्थ रहेगी, तो अर्थ क्रस्ट के अंदर हीट भी रहेगी और इस हीट का हम हमेशा यूज कर सकते हैं। तो ये स्टेबल और रिलायबल होता है पहला। दूसरा, लो मेंटेनेंस होता है, बहुत इफिशियंट होता है, बहुत लेस स्पेस लेता है, हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती नहीं है, सिर्फ जनरेटर चाहिए होता है और एक कूलिंग टावर चाहिए होता है, इसके अलावा ज्यादा कुछ हमको चाहिए नहीं होता है। और ये क्या कर सकता है, जो रिमोट लोकेशन पे लोग रहते हैं उनकी भी नीड को फुलफिल कर सकता है। लो कार्बन फुटप्रिंट होते हैं और रिन्यूएबल नेचर के होती है, मतलब इससे जो कार्बन इमिशन होता है वो कम होता है और इसको रिन्यू किया जा सकता है, क्योंकि पानी को वापस एक्यूफर में डाला जाता है, एक्यूफर से वापस पानी निकाला जा सकता है। तो ये कैसी होती है, रिन्यूएबल टाइप की होती है। समझ में आया? अब यूजेस क्या होते हैं जियोथर्मल एनर्जी के? हाउसेस के लिए क्या यूज होता है? हीट करने के लिए और कूल डाउन करने के लिए टेम्परेचर इन द हाउस, विंटर और हॉट सीजन में टेम्परेचर को कूल डाउन करने के लिए या गर्म करने के लिए होता है। फार्म्स में फार्मर्स यूज करते हैं अपने ग्रीन हाउस इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए, जिससे ट्रॉपिकल प्लांट्स को ग्रो किया जा सके। फिश फार्म्स में भी यूज किया जाता है, ट्रॉपिकल फिश जिनको वार्म वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो जियोथर्मल एनर्जी के थ्रू हम क्या करते हैं, वाटर को वार्म किया जाता है। इंडस्ट्री में क्या करते हैं, जो प्रीशियस मेटल्स होते हैं उनको ओर से एक्सट्रैक्ट करने के लिए इस प्रोसेस का यूज किया जा सकता है। ठीक है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या है, इसमें क्या होता है, ये ग्रेट सोर्स होता है ऑफ प्रिवेंटिंग द साइडवॉक्स एंड द रोड्स फ्रॉम फ्रीजिंग इन विंटर। विंटर में जो रोड्स या साइडवॉक्स जो होते हैं वो फ्रीज हो जाती है, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज किया जाता है, क्योंकि जियोथर्मल एनर्जी हीट प्रोड्यूस करेगी और उसके वजह से क्या होगा, फ्रीजिंग नहीं होगी विंटर में। नीदरलैंड ने अभी अभी स्टार्ट किया है बाइक रोड्स के लिए कि वो जियोथर्मल एनर्जी का यूज करते हैं, जिससे कि जो बाइक रोड्स हैं वो आइस फ्री रहे कोल्डर सीजन में। अब गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स क्या है प्रमोट करने के लिए जियोथर्मल एनर्जी को? तो इंडियन जियोथर्मल एनर्जी डेवलपमेंट फ्रेमवर्क रिलीज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इसके की गोल्स क्या है कि 1000 मेगावाट एंड 20 मेगावाट जियोथर्मल एनर्जी कैपेसिटी इनिशियल फेज में की जाएगी टिल 2022, और 10,000 मेगावाट कब तक की जाएगी, 2030 तक की जाएगी। ठीक है, समझ में आया? देखो, 1000 मेगावाट थर्मल एनर्जी, 20 मेगावाट इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी 2022 तक, इतनी कैपेसिटी हम जनरेट कर लेंगे। और उसके बाद 10,000 मेगावाट थर्मल की और 100 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी की 2030 तक कर लेंगे, ये हमारा टारगेट है। ठीक है। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में क्या किया है हमने, 10,000 मेगावाट जियोथर्मल एनर्जी 2030 तक हम एक्टिव इंटरनेशनल कोलैबोरेशन से हम क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा देखो, ये सारे आपको देखना है, पूगा मणिकरण में है, दिल्ली सोहाना, फिर कैम्बे, तुवा, बॉम्बे हाई, ठीक है, जलगांव, तातापानी, बाकरेश्वर, ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे जियोथर्मल एनर्जी का काम चल रहा है। ठीक है, इतना क्लियर है? चलिए नेक्स्ट अब हमारा है इथेनॉल ब्लेंडिंग। देखो, इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है वो न्यूज में क्यों रहा था, अभी क्या हुआ है, ऑल इंडिया लेवल पे हमारा जो टारगेट है इथेनॉल ब्लेंडिंग का वो रीच कर गया है कितना, 7.2%। फर्स्ट 4 मंथ में इथेनॉल सप्लाई है। देखो, इथेनॉल सप्लाई ईयर मतलब कब से कब तक, 2020 से 2021, एक साल है, 1 दिसंबर से लेकर 30 नवंबर। अब इसी के स्टार्टिंग के जो 4 महीने थे उसी में ही हमारा इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है वो 7.2% रीच कर गया है। ठीक है। अब ये न्यूज में क्यों रहा था, देखो, क्योंकि जो कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि गोवा, कर्नाटक एंड महाराष्ट्र, इनमें क्या हुआ है, 9.5 to 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग को अचीव कर लिया है पेट्रोल के साथ, जो कि हमारे 2022 के टारगेट के इक्वल है, क्लोज है मतलब। अब नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल 2018 जो है उन्होंने कुछ टारगेट फिक्स किए थे। क्या टारगेट फिक्स किए थे? पहला था कि 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग करना है किसके साथ, पेट्रोल के साथ, 2030 का पहला टारगेट था। दूसरा टारगेट था 5% ब्लेंडिंग करना है बायोडीजल का डीजल के साथ 2030 तक। तो समझ में आया, ये दो टारगेट थे, एक तो 20% इथेनॉल की ब्लेंडिंग करना है पेट्रोल के साथ 2030 तक, और 5% करना है बायोडीजल के साथ, बायोडीजल की डीजल के साथ 2030 तक। पहला ये टारगेट था। ठीक है। दूसरा, हमने इसके लिए कुछ माइलस्टोन्स रखे थे, जैसे कि पहला हमारा जो माइलस्टोन था उसमें था 10% इथेनॉल की ब्लेंडिंग करनी है किसके साथ, पेट्रोल के साथ। एक सेकेंड,
10% इथेनॉल की ब्लेंडिंग करनी है पेट्रोल के साथ, और ये कब तक अचीव हो जानी चाहिए, 2022 तक अचीव हो जानी चाहिए। और उसमें से हमारे जो गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र है, उन्होंने 9.5 to 10% जो है इथेनॉल की ब्लेंडिंग कर दी है पेट्रोल के साथ, और जो कि हमारे 2022 के टारगेट के बहुत क्लोज है। ठीक है, ये जो पॉलिसी बनाई है, इसमें फीड स्टॉक का यूज करना अलाउड है अदर देन मोलासिस टू मैन्युफैक्चर द इथेनॉल। अब जो इथेनॉल की मैन्युफैक्चरिंग क्या ऐसे फीड स्टॉक के थ्रू करनी है इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग, मोलासिस के थ्रू नहीं करनी है। मोलासिस क्या होते हैं, ये ना जो शुगर केन बनाते हैं या शुगर सिरप होते हैं, डार्क कलर के शुगर सिरप होते हैं, उनको हम बोलते हैं मोलासिस। ठीक है, तो उससे हमको नहीं करनी है। अब मोलासिस में देखो शुगर केन जूस इंक्लूड होता है, डैमेज्ड फूड ग्रेन्स, रोटन पोटैटो, कॉर्न, सरप्लस फूड ग्रेन्स, ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। अब पॉलिसी कैटेगरीज क्या होती है, बायोफ्यूल की 4 कैटेगरी होती है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन। देखो फर्स्ट जनरेशन में हम किसका यूज करते हैं, फीड स्टॉक का यूज करते हैं, जैसे कि सीरियल्स, राइस, व्हीट, बार्ले, कॉर्न एंड सोरगम, शुगर केन, शुगर बीट, इनका यूज करते हैं। सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल में हम नॉन फूड क्रॉप्स को यूज करते हैं, जैसे कि सेल्यूलोजिक बायोफ्यूल्स एंड द वेस्ट बायोमास, ये सारी चीजें। थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल्स में हम ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं एल्गे से। ठीक है, इनको इसलिए बोला जाता है ऑयल गेई। ठीक है, फोर्थ जनरेशन बायो इथेनॉल टेक्नोलॉजी किस पे बेस्ड होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म पे होता है, जैसे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड शुगर केन हुआ। ठीक है, जिसमें लिपिड का कंटेंट होता है और साथ में बायो इथेनॉल भी होता है। तो इन सारी चीजों के बेस्ड ऊपर क्या बनाते हैं हम, इथेनॉल ब्लेंडिंग करते हैं। अब इथेनॉल ब्लेंडिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं, हम क्यों इथेनॉल ब्लेंडिंग करें। पहला क्या होता है, ये क्या करती है, इनकम जो होती है फार्मर्स की उनको इंक्रीज करती है। कैसे, और उससे एडिशनल एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होता है। ठीक है, दूसरा इम्पोर्ट रिडक्शन होता है फ्यूल का, मतलब हमको फ्यूल ज्यादा इम्पोर्ट नहीं करना पड़ेगा। तीसरा, गेन फॉर दी शुगर मिल्स एज सरप्लस शुगर केन नाउ बी कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द इथेनॉल। जो शुगर केन है, जो सरप्लस शुगर केन है, उसका यूज हम किस में कर सकते हैं, इथेनॉल बनाने में कर सकते हैं, जो इथेनॉल ब्लेंडिंग में यूज हो जाएगा। तो शुगर मिल्स के लिए बहुत फायदा है। इम्प्रूव द कंबशन परफॉर्मेंस, कैसे, ये क्या करेगा, जो एमिशन होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड का, किससे, पेट्रोल व्हीकल और डीजल व्हीकल से, उनको भी कम करेगा, क्योंकि इथेनॉल की ब्लेंडिंग होगी तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का एमिशन कम हो जाता है। क्लियर है इतना। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है अर्थ आर। अर्थ आर क्या होता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो ये न्यूज में क्यों रहा था, 2021 में जब अर्थ आर सेलिब्रेट किया गया था ऑन 27 मार्च को किया गया था। इसकी थीम आपको जरूर याद रखनी है, इसकी थीम क्या है, क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ, ये इसकी मेन थीम है। ठीक है, अब अर्थ आर क्या होता है, इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इज 1 आवर लाइट आउट इवेंट। मतलब ये 1 लाइट आउट इवेंट होता है। इसमें क्या होता है, 1 घंटे के लिए लाइट स्विच ऑफ की जाती है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड वाइड जितना भी पूरा वर्ल्ड है वो क्या करता है, 1 घंटे के लिए अपनी लाइट स्विच ऑफ कर देता है। और ये कब होता है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ मार्च, जैसे कि इस बार हुआ 27 मार्च को, एंड ही चल रहा था, तो मार्च के एंड डेज में ही ये होता है। ये क्या करता है, एनकरेज करता है इंडिविजुअल को, हाउस होल्ड को, कम्युनिटी को, बिजनेस को, कि वो अपनी नॉन एसेंशियल लाइट्स को क्या कर दे, टर्न ऑफ कर दे, जिससे ये क्या है, इनका कमिटमेंट होना चाहिए प्लेनेट के लिए। अब क्या होता है, ये जो लाइट आउट इवेंट जो स्टार्ट हुआ था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में स्टार्ट हुआ था, 2007 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और उसके बाद इस जो इवेंट को सपोर्ट किया था 185 कंट्रीज में, इसलिए अधिकतर ये वर्ल्ड वाइड अब मनाया जाता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, कि लोगों को यूनाइट करना और एनवायरमेंटल इशू को सॉल्व करने की और प्लेनेट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ नया इनोवेटिव करना। अब ये जो इवेंट हाईलाइट करता है लिंक बिटवीन डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचर एंड इंक्रीजिंग द आउटब्रेक्स ऑफ द डिसीज लाइक कोविड-19। ये इवेंट जो होता है वो बताता है कि कैसे हम नेचर को डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जिसके वजह से ये जो भी आउटब्रेक्स हो रहे हैं डिसीज के, जैसे कोविड-19 आया, ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि हम नेचर को डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, इस वजह से वो डिसीजेस का आउटब्रेक हो रहा है, ये हमको बताता है। अब इंडिया के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दिल्ली ने इस बार
334 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी को सेव किया है ड्यूरिंग अर्थ आवर। सिर्फ ये अर्थ आवर में कितनी इलेक्ट्रिसिटी सेव हुई है? 334 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी सेव हुई है। अब रिलेटेड न्यूज देख लेते हैं। तो वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। उसके अलावा अर्थ डे जो होता है वो एक इंटरनेशनल इवेंट होता है, ये सारे अर्थ पे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए मनाया जाता है। 2021 में इसकी कौन सी एनिवर्सरी थी? 51st एनिवर्सरी थी। और अर्थ डे की थीम क्या थी 2021 की? तो ये थी रीस्टोर आवर अर्थ, इसकी थीम याद रखिएगा। थीम सबकी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो अलग से अपने नोट्स बना सकते हैं जिसमें आप थीम लिख सकते हैं, ठीक है। अब अर्थ डे को फाउंड किसने किया था? तो सीनेटर गेलर्ड नेल्सन ने किया था, और फर्स्ट सेलिब्रेट किया था 22 अप्रैल 1970 को, जिसके लिए इकोलॉजी को प्रमोट करने के लिए और अवेयरनेस को रेज करने के लिए, ठीक है। यूनाइटेड नेशन ने इसको डेजिग्नेट किया है इट एज एन इंटरनेशनल मदर अर्थ डे के रूप में। समझ में आया? तो अर्थ आर मनाया जाता है, 27 मार्च को बनाया गया था। इसकी थीम है क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ। किसने स्टार्ट किया था? सिडनी ऑस्ट्रेलिया में किया था। कौन ऑर्गेनाइज करता है? तो वर्ल्ड वाइड फंड इसको ऑर्गेनाइज करता है। दिल्ली ने इस बार 334 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी सेव की थी ड्यूरिंग अर्थ आर। देखो, नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ये न्यूज में क्यों रहा था? अभी क्या हुआ है, वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया गया है 22 मार्च को। देखो, ये कंफ्यूज नहीं होना है, वर्ल्ड अर्थ डे जो है वो कौन से दिन मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। और वाटर डे जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। आपको कंफ्यूजन हो ना, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, वाटर अर्थ के कंपैरिजन में छोटा है, अर्थ हमारी माँ है तो वो बड़ी है, तो 22 अप्रैल को वो मनाया जाएगा। वाटर छोटा है तो 22 मार्च, एक साल एक महीने छोटा है तो वो पहले आएगा, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हैं। मेमोरेंडम देखो, 22 मार्च को एक MOU साइन किया गया किसके बीच में? जो यूनियन मिनिस्टर हैं जल शक्ति के, और जो चीफ मिनिस्टर हैं कहाँ के? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में। किस लिए मेमोरेंडम साइन किया गया है? केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को इन्होंने हरी झंडी दे दी है। मतलब अब जो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट था, अब उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ गया है, और ये इस वाटर डे पे ये डिसाइड हो गया है। अब केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट कहाँ पर आता है? तो ये मध्य प्रदेश और यूपी को कनेक्ट करता है। मैं आपको एक मैप में दिखाती हूँ, जिससे आपको क्या होगा, कनेक्टिविटी अच्छी आएगी। ये देखो, इंडिया का मैप तो आपको सबको पता ही होगा। अब यहाँ पर देखिए, ये जो दो रिवर है बेतवा और केन, इन दोनों को लिंक किया जा रहा है, इन दोनों को कनेक्ट किया जाएगा। अब यहाँ पे ये जो एरिया आता है, यहाँ पे आता है मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड रीजन। इस रीजन को वाटर इरिगेट करने के लिए ये दोनों लिंकिंग प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं। देखो, यहाँ पे देखो, ये रहा मध्य प्रदेश है हमारा, ठीक है। अब मध्य प्रदेश का ये वाला जो एरिया है वो आता है बुंदेलखंड में, छतरपुर, पटना, टीकमगढ़। और यही जो एरिया है वो कहाँ से? यूपी के झांसी, बांडा, महुआ और ललितपुर से लगता है, ठीक है। क्लियर है इतना? अब ये जो दो रिवर्स है उनको लिंक किया जा रहा है, बेतवा रिवर यहाँ है, केन रिवर यहाँ है, और इन दोनों को लिंक किया जाएगा। क्लियर है इतना? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है बुंदेलखंड को हेल्प करने के लिए। समझ में आया इतना? अब ये न्यूज में क्यों रहा था? केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट जो है हमारे इंडिया का पहला नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, जिसमें जो केन रिवर का पानी है, केन रिवर का जो पानी है वो ट्रांसफर किया जाएगा बेतवा रिवर, क्योंकि केन बड़ी रिवर है, उसका पानी ट्रांसफर किया जाएगा बेतवा रिवर में, ठीक है। और दोनों ही किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। और यमुना किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। अब इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा दो फेज में। फेज 1 में क्या होगा? फेज 1 में कुछ दाऊधाम कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, लो लेवल टनल, हाई लेवल टनल, केन बेतवा लिंक कैनाल बनाई जाएगी, और पावर हाउसेज इंप्लीमेंट किए जाएंगे। फेज 2 में क्या हो जाएगा? लोअर और डैम बनाया जाएगा, बीना कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, और कोटा बराज डैम बनाया जाएगा, ठीक है। अब सेंटर जो है वो इस स्पेशल पर्पस व्हीकल क्रिएट करेगा केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी के लिए, जिसमें वो 8 साल के अंदर कितना 90% ऑफ टोटल कॉस्ट बियर करेंगे। अब नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी क्या है? देखो, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी
देखो, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी जो है 1982 में सेटअप की गई थी और ये क्या है, ऑटोनॉमस सोसाइटी के अंदर डेवलप की गई थी अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। किसके अंडर में आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर में आती है। पहले इसका पर्पस क्या था, वाटर बैलेंस बनाए रखना और उसकी स्टडीज करना साइंटिफिक बेसिस पे। और ये मेनली क्या करती थी, वाटर रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करना है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में, उसको ऑप्टिमाइज करने का काम करती थी। उसके अलावा इसके 3 कंपोनेंट्स है। पहला कि ये क्या करेगी, जितने भी प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना के अंदर उनको कंप्लीट करेगी। दूसरा, ये जो भी फंड और लोन बैंक से देना है या अदर इंस्टीट्यूशन से देना है वो प्रोवाइड करेगी, जिससे कि प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया जा सके। समझ में आया इतना? इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जिसके बारे में हम बात करें वो किसने स्टार्ट किया था और उसके क्या हिस्ट्री है। तो सबसे पहले ये जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट था वो स्टार्ट किया था सर आर्थर कॉटन ने 1850s में इसको प्रपोज किया था, ठीक है। और फिर इसको रिवाइव किया गया था 1972 में, KL राव ने इसको क्या किया था, रिवाइव किया था। इसमें टोटल कितनी रिवर लिंक्स बताई थी, 30 रिवर लिंक्स को आइडेंटिफाई किया था, इसलिए इसको नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान भी बोला जाता था। अब इसमें क्या होता है, वाटर ट्रांसफर किया जाएगा ऐसे एरिया से जहाँ पे वाटर सरप्लस से वाटर डेफिसिट एरिया में। जैसे कि केन जो है वो वाटर सरप्लस है और जो बेतवा है वो वाटर डेफिसिट है, तो वाटर सरप्लस बेसिन से वाटर डेफिसिट एरिया में क्या करना है, वाटर को ट्रांसफर करने का काम करना है। इसको मैनेज कौन करता है, तो नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी करती है, ठीक है। और इसको इंटर बेसिन ट्रांसफर ऑफ वाटर भी कहा जाता है। इसमें 3 तरह के कंपोनेंट है। पहला है नॉर्दर्न हिमालयन रिवर्स इंटरलिंकिंग कंपोनेंट, दूसरा सदर्न पेनिनसुलर कंपोनेंट और तीसरा है इंट्रा स्टेट रिवर लिंकिंग कंपोनेंट्स, ठीक है। 30 रिवर लिंक्स होगी जिसमें 3000 स्टोरेज स्ट्रक्चर होगा, कैनाल्स होगी 50,000 किलोमीटर की ऑलमोस्ट, और 34 गीगावाट जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होगी, 87 मिलियन एकर्स लैंड इरिगेट होगा और 174 ट्रिलियन ऑफ वाटर जो है वो एक ईयर में ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये सब कुछ था नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में। केन बेतवा का याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने साइन किया है इस प्रोजेक्ट को, और ये क्या करेगा, केन और बेतवा को लिंक करेगा जो बुंदेलखंड वाले रीजन को हेल्प करेगा। क्लियर है इतना? देखो, जल जीवन मिशन अर्बन न्यूज में था, ये न्यूज में क्यों था, अभी अभी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने ये स्कीम लॉन्च की है यूनियन बजट 2021-22 में। देखो, अब जो भी एग्जाम आने वाले हैं 2021-22 में, क्योंकि अभी नया बजट नहीं आया, तो 2021 का जो बजट है उसमें जो स्कीम लॉन्च की गई थी वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो एक इम्पॉर्टेंट मिशन है जल जीवन मिशन अर्बन, क्योंकि ये बजट में लॉन्च किया गया। अब इसके सेलिएंट फीचर्स हम देख लेते हैं। अर्बन के लिए लॉन्च किया गया है, तो इसमें क्या किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा पाइप्ड वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर को, ठीक है। रिलायबल ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज दिए जाएंगे, जिस जो भी एग्जिस्टिंग सोर्सेज हैं उनसे लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी वाटर सप्लाई सिस्टम बनाया जाएगा। ऐसा वाटर सप्लाई सिस्टम बनाया जाएगा जो लॉन्ग टर्म तक सस्टेन रहेगा। ग्रे वाटर मैनेजमेंट या फीकल मैनेजमेंट किया जाएगा, ठीक है। डेवलपमेंट किया जाएगा वाटर क्वालिटी लेबोरेटरीज का, वाटर क्वालिटी टेस्टिंग करने के लिए, सर्विलांस करने के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए नॉलेज सेंटर बनाए जाएंगे। कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ कम्युनिटीज, जो भी कम्युनिटीज उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी। अब इसमें फंडिंग किस तरह से होती है वो आपको देखना जरूरी है। पहला है 100% सेंट्रल फंड करता है किसको, यूनियन टेरिटरीज को, ठीक है। 90% करता है नॉर्थ ईस्टर्न और हिल स्टेट्स को करता है। 50% करता है उन सिटीज को जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से भी कम है, ठीक है, या 1 लाख, और 1/3 करता है उनको जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से 10 लाख के बीच में है। और 25% करता है उन सिटीज को विद मिलियन प्लस पॉपुलेशन, जिनकी मिलियन प्लस पॉपुलेशन है उनको 25% ही फंड किया जाता है। अब इसमें क्या होता है, आउटकम बेस्ड फंडिंग होती है, मतलब एक बार फंड दे दिया, उसका रिजल्ट आना चाहिए कि आपने उतना प्रोड्यूस कर लिया, फिर दूसरा इंस्टॉलमेंट जाता है, ऐसे फिर तीसरा जाता है। तो इसमें आउटकम बेस्ड होता है, 3 सेक्शन में होता है, 20:40:40, 3 इंस्टॉलमेंट होती है। और पहली इंस्टॉलमेंट के बाद जब आउटकम आता है तभी दूसरी इंस्टॉलमेंट क्या की जाती है, रिलीज की जाती है, ठीक है।
तो इसके वजह से क्या होता है, एक अकाउंटेबिलिटी रहती है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है जल जीवन मिशन का, तो पहला है कि यूनिवर्सल कवरेज देगा वाटर सप्लाई को, ठीक है, जितने भी हाउस होल्ड है उनमें यूनिवर्सल कवरेज होगा वाटर सप्लाई का। दूसरा, ये क्या करेगा, टैप वाटर को सिक्योर करेगा और सीवर कनेक्शंस को भी प्रोवाइड करेगा, जिसके वजह से जो भी फीकल मैनेजमेंट है या सीवर कनेक्शन है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। रेजुविनेशन किया जाएगा वाटर बॉडीज को, ग्रीन स्पेसेस बनाया जाएगा, स्पॉन्ज सिटीज बनाया जाएगा, अर्बन एक्यूफर मैनेजमेंट प्लान बनाया जाएगा। स्पॉन्ज सिटीज क्या होती हैं, ऐसी सिटीज जिनके अंदर कैपेसिटी हो कि वो अर्बन वाटर को मैनेजमेंट कर सके, अर्बन प्लानिंग पॉलिसीज और डिजाइन के हिसाब से, मतलब रीयूज किया जा सके वेस्ट वाटर को अर्बन प्लानिंग में। तो ऐसे इस सिटीज को हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्ज सिटीज बोलते हैं। जल जीवन मिशन अर्बन क्या करता है, सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करता है थ्रू द वाटर डेवलपमेंट ऑफ द सिटी, वाटर बैलेंस करके, वाटर बैलेंस प्लान इनको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है, जिसमें रिसाइकल करना है, रीयूज करना है ट्रीटेड सीवेज वाटर का, रेजुविनेशन करना है वाटर बॉडीज का, और वाटर कंजर्वेशन करना है। क्लियर है इतना। फिर क्या होगा, प्रमोटिंग द ट्रिपल पी मॉडल, पीपीपी मॉडल को प्रमोट करना है। कैसे, जिस जो भी सिटीज है जिसमें मिलियन प्लस पॉपुलेशन है उनको ये ट्रिपल पी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना है, जिसका वर्थ प्राइस कितना है, 10% टोटल प्रोजेक्ट के प्राइस के इक्वल है, ठीक है। लेवरेज लेटेस्ट ग्लोबल टेक्नोलॉजी, जो भी नई ग्लोबल टेक्नोलॉजीज आई हैं उनको यूज करना है, और मास अवेयरनेस फैलानी है, लोगों को एजुकेट करना है, बताना है। और पे जल सर्वेक्षण सर्वे किया जाएगा 10 सिटीज में कि कैसे वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कैसे वेस्ट वाटर का रीयूज हो रहा है, वाटर बॉडीज को मैप किया जाएगा, उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी को चेक किया जाएगा, ठीक है। और इसी के बेसिस पे इसको एक्सटेंड किया जाएगा टू द ऑल अमृत सिटी, जितनी ऑल अमृत सिटीज है उनको उनमें एक्सटेंड किया जाएगा। ये मेनली फोकस करेगा अर्बन लोकल बॉडीज को स्ट्रेंथन करने में। इसमें क्या होगा, ये फंड्स को रेज करेगा म्युनिसिपल बॉन्ड्स के थ्रू, ठीक है। नॉन रेवेन्यू जो वाटर है उसका डिफरेंस बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ, जितना वाटर दिया जा रहा है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में और कितना वाटर बिल किया जा रहा है, उस सबका डिफरेंस देखेगा। अब जल जीवन मिशन रूरल, ये तो अर्बन का है, ऐसे ही जल जीवन मिशन आया था रूरल का। ये कब लॉन्च किया गया था, 2019 में लॉन्च किया गया था। इसको किसने लॉन्च किया था, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन ने किया था, जल शक्ति मंत्रालय के अंदर में, ठीक है। इसका एम क्या था कि ये 55 लीटर्स ऑफ वाटर पर पर्सन देगा पर डे हर रूरल हाउस होल्ड को, जिसके अंदर आया था हर घर नल से जल, ये योजना आई थी, इसके अंडर में आया था। और 2024 तक इनको अपना ये मिशन जो है वो पूरा करना है, ठीक है। 3.2 करोड़ रूरल हाउस होल्ड को ये वाटर प्रोवाइड करना था सिंस द लॉन्च ऑफ मिशन, और अभी तक इन्होंने 34% कवर कर लिया है अपने टारगेट को, और 65.5 मिलियन लोगों को वाटर सप्लाई प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। ये तो जल जीवन मिशन के बारे में हम देख लिया है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा जल शक्ति अभियान। कौन सा अभियान, जल शक्ति अभियान, जिसमें कैच द रेन कैंपेन होगा, मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसा होगा। देखो, जल शक्ति अभियान अभी रिसेंटली न्यूज में क्यों रहा, क्योंकि नेशनल वाटर मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने क्या किया है, कोलैबोरेट किया है किसके साथ, नेहरू युवा केंद्र संगठन, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, और एक नया जल शक्ति अभियान पार्ट 2 लॉन्च किया है, जिसमें उन्होंने कैच द रेन अवेयरनेस जनरेशन कैंपेन है, मतलब इसमें मेनली रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाएगी, जो भी रेन का पानी होता है उसको बचाना है, उसका यूज करना है। इस वजह से कैच द रेन कैंपेन स्टार्ट किया है। इसका जो टैगलाइन रखा है वो है कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, मतलब जब भी गिरेगा, जहां भी गिरेगा हमको रेन को कैच करना है, इसको रन ऑफ नहीं होने देना। ये कब से कब तक चलेगा, 22 मार्च 2021 से 30 नवंबर 2021 तक चलेगा, जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं वो क्या करेंगे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स को बनाएंगे, जिससे क्लाइमेटिक कंडीशन और सब सॉइल स्ट्रेटा को बचाया जा सके। अब ये क्या करता है, ये जो एक्टिविटीज है वो टेक्निकल गाइडेंस देगी रेन वाटर हार्वेस्टिंग में। स्टेट्स को रिक्वेस्ट किया है कि वो रेन सेंटर्स बनाए हर डिस्ट्रिक्ट में, और कलेक्टरेट और म्यूनिसिपैलिटीज को बताए कि कैसे आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी है। इन्होंने कोलैबोरेट किसके साथ किया है, नेशनल युवा केंद्र संगठन के साथ किया है। ये क्या करेगा, लोगों को इंगेज करेगा ग्रास रूट लेवल पे, जिससे वो इस कैंपेन का हिस्सा बन सके। इनकी एक्टिविटीज में मेन क्या क्या होगा, पहले तो ये ड्राइव करेंगे कि जितना भी वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स हैं,
रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाया जाए और चेक डैम्स बनाया जाए। दूसरा ये क्या करेंगे, जितने भी एनक्रोचमेंट्स है उनको रिमूव करेंगे, जहाँ पे भी डी सिल्टिंग होना है टैंक्स की वहां डी सिल्टिंग करेंगे, जिससे कि स्टोरेज कैपेसिटी को इंक्रीज किया जा सके। तीसरा ये क्या करेंगे, जितने भी ऑब्स्ट्रक्शंस है चैनल के बीच में उनको रिमूव करेंगे, जिससे कि वाटर जो है कैचमेंट एरिया तक अच्छे से पहुंच सके। और जो भी ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स है उनको रिपेयर करने का काम करेंगे, जैसे कि पुराने बोरवेल्स हुए, ठीक है, और एक्वेफर्स हुए और स्टेप वेल्स है, इन सबको रिपेयर करने का काम करेंगे। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, इसमें एक्यूमुलेट किया जाता है या स्टोर किया जाता है रेन वाटर को, जिससे उसको वापस से रीयूज किया जा सके, ठीक है। सिर्फ उसको ऐसे ही नहीं कि पानी बारिश हुई उसको बहने दिया जाए और वो जाके समुद्र में मिल जाए। इसकी जगह क्या करना है, जो भी पानी बारिश होती है उनको कलेक्ट कर दिया जाए और उनको फिर वापस से रीयूज किया जाए। अब कितनी तरह की रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है, पहली जो होती है वो होती है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये नॉर्मली आपने देखा होगा, इसमें क्या होता है, घर की छत पे जो पानी इकट्ठा होता है उसको पाइप के थ्रू हम क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं, नीचे एक टैंक बना लेते हैं, वहां पे पूरा पानी क्या होता है स्टोर होते जाता है। इसको हम बोलते हैं रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये मेनली टाउन या सिटीज में की जाती है या फिर रेसिडेंशियल एरिया में की जाती है। दूसरी होती है सरफेस रन ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसमें क्या होता है, जो भी रेन वाटर होता है उसको कलेक्ट किया जाता है कहाँ पे, जहाँ पे भी रोड हुआ, ग्राउंड हुए, हिल्स हुए, जहां से भी पानी रन ऑफ होके जा रहा है उसको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, या तो अंडरग्राउंड हम लोग स्टोर कर लेते हैं या फिर रोड साइड ट्रीज बना के दिस वाटर स्टोर अंडरग्राउंड। कैसे, पब्लिक पर्पस के लिए, जैसे वाटरिंग करना है गार्डन्स में वहां पे यूज कर लिया, रोड साइड ट्रीज में देना है, उनका ब्यूटिफिकेशन करना है, उसके लिए यूज की जाती है। अब रिचार्ज पिट्स बनाई जाती हैं, ये क्या होता है, टैंक शेप की पिट्स बनाई जाती हैं जहां पे वाटर को स्टोर किया जाता है। जैसे मान लो कोई हिल है, वहां से पानी रन ऑफ होके आ रहा है, तो उसके पास में ही कोई पिट बना दी, तो उसका पूरा पानी किस कहाँ चला स्टोर हो जाएगा, उस पिट में स्टोर हो जाएगा, और उसको हम किस में यूज कर सकते हैं, इरिगेशन में यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर ऐसे गली प्लग्स बनाए जाते हैं। गली प्लग्स क्या होते हैं, स्मॉलर पिट्स होती है, रेगुलर इंटरवल्स में बनाए जाते हैं ओपन एरिया में, जहां पे भी हमको लगता है कि रेन वाटर का पानी जो है वो रन थ्रू होके आएगा, बहकर आएगा, वहां पे बनाए जाते हैं, ठीक है। ये मेनली बहुत सारे साइट्स पे बनाए जाते हैं जिससे रेन वाटर को सेव किया जा सके। फिर होते हैं कंटूर्स, होते हैं कंटूर्स जो होते हैं वो गली प्लग्स की तरह होते हैं, लेकिन ये छोटे होते हैं, ठीक है, नैरो होते हैं, लेकिन ये लॉन्ग बैंड होते हैं। क्लियर, इतना समझ में आया कैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस मतलब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो इसका इंपॉर्टेंस पहला तो है इसका इकोलॉजिकल बेनिफिट है कि हम ऐसे रेन वाटर को स्टोर करेंगे तो इससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा हमारा, ठीक है। सॉइल इरोजन की जो पॉसिबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी और ग्रीन कवर इंक्रीज होगा, क्योंकि पानी रहेगा मिट्टी में, मतलब जो टैंक्स हम बनाएंगे उसके आसपास में जितना भी एरिया वहां पे मिट्टी को पानी मिलेगा, तो सॉइल इरोजन भी कम रहेगा और ट्रीज भी ग्रो होंगे तो ग्रीन एरिया बढ़ेगा। फिर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन भी होगा, क्योंकि जो हैबिटेट है वाइड वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना वो इंक्रीज होगा। इकोनॉमिकली बेनिफिट है कि लो कॉस्ट हो जाएगा, मतलब ये एक लो कॉस्ट ऑल्टरनेटिव है एज कम्पेयर टू लार्जर डैम्स बना। लार्जर डैम्स में बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है, इनमें इतना पैसा खर्च नहीं होगा। रिक्रिएशन किया जा सकता है टूरिज्म का। फिर जो डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई की नीड है उसको इसी से फुलफिल किया जा सकता है और रेनफीड एग्रीकल्चर किया जा सकता है, ठीक है। अदर बेनिफिट क्या हो सकते हैं, वाटर ट्रीटमेंट और फ्लड मैनेजमेंट हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। ये आप इकोलॉजिकल रीजन एक बार देख लीजिएगा, ट्रांस हिमालयन रीजन। देखो ये जो पीडीएफ है वो आपको कहाँ मिल जाएगी, आप डायरेक्टली गूगल पर PT365 डालेंगे ना, विजन आईएएस का PT365, तो सारी पीडीएफ आपको ओपन हो जाएगी, उसमें से आप वहां जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको इसकी हार्ड कॉपी चाहिए तो या तो आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, और या फिर आपको मार्केट में भी इजीली मिल जाता है ये विजन आईएएस का PT365, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सस्टेनेबल फूड सिस्टम। कौन सा है, सस्टेनेबल फूड सिस्टम। देखो ये न्यूज में क्यों रहा था, इंडिया ने पहला नेशनल डायलॉग एग्रीकल्चर फूड सिस्टम दिल्ली में जो है ऑर्गेनाइज किया गया था, उसमें एक्सप्लोर किया नेशनल पाथवेज टूवर्ड्स, मतलब नए पाथवेज निकाले हैं सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फूड सिस्टम को क्रिएट करने के लिए। इंडिया ने पहली बार किया है, पहली बार ये एग्रीकल्चर फूड सिस्टम का डायलॉग अटेंड किया है, इस वजह से ये न्यूज में था, जो कि दिल्ली में हुआ है। अब ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि फर्स्ट एवर यूएन फूड सिस्टम समिट जो थी वो सितंबर 2021 में होने वाली है। इसी के लिए स्ट्रेटेजी बनाई गई है फॉर चेंज इन द ग्लोबल एग्री फूड सिस्टम। जो ग्लोबली एग्री फूड सिस्टम है उसको चेंज करने के लिए एक नया कुछ फ्रेमवर्क लेके आएंगे।
ये मेनली फोकस करेगा फूड सिस्टम को शेप करने के लिए नेशनली एंड ग्लोबली दोनों, ठीक है, और एक्सेलरेट करेगा प्रोग्रेस को जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 को अचीव किया जा सके। अब इसमें समिट में 4-5 ट्रैक रखे गए हैं। पहला क्या करना है इनको, इंश्योर सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड फॉर ऑल, सबको सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करना है। सस्टेनेबल कंजम्पशन पैटर्न लेके आना है, नेचर पॉजिटिव प्रोडक्शन करना है, एडवांस इक्विटेबल लाइवलीहुड होनी चाहिए, बिल्ड रेजिलियंस टू द वल्नरेबिलिटी द शॉक एंड द स्ट्रेस, कोई शॉक और स्ट्रेस नहीं देना है। अब इंडिया ने एडवांस इक्विटेबल लाइवलीहुड के लिए क्या किया है, वॉलंटियर हुआ है, बट इंडियाज पार्टिसिपेशन हैज बीन इन अदर एरियाज एज वेल। इंडिया का पार्टिसिपेशन और भी एरिया में है, लेकिन वॉलंटियर वो कौन सा कर रहा है, 4th नंबर का जो ट्रैक है एडवांस इक्विटेबल लाइवलीहुड उसको ट्रैक करेगा। अब ये मेनली क्या है, सस्टेनेबल फूड सिस्टम, ये मेनली फूड सिक्योरिटी डिलीवर करेगा और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा सब लोगों को। कैसे करेगा, पहले तो ये प्रॉफिटेबल होना चाहिए थ्रू द इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। दूसरा, ब्रॉड बेस्ड बेनिफिट होना चाहिए सोसाइटी को, मतलब सोशल सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए इसका। पॉजिटिव और न्यूट्रल इम्पैक्ट होना चाहिए एनवायरमेंट का, मतलब आपको ऐसा नहीं करना ग्रीन, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था उसकी तरह नहीं करना कि आपका स्टोरेज तो बढ़ जाए लेकिन उसका एनवायरमेंट इम्पैक्ट बहुत गंदा हो, कि फर्टिलाइजेशन हमारे बहुत ज्यादा यूज होने जाए, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करके आपको ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको जो भी करना है वो सस्टेन्ड मैनर में करना है और उसका एनवायरमेंट के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट होना चाहिए या फिर न्यूट्रल इम्पैक्ट होना चाहिए, नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। और फ्यूचर जनरेशन की जो नीड है उसको भी ध्यान में रखना है। अब इंटरनेशनल एफर्ट्स क्या है सस्टेनेबल फूड सिस्टम के, तो जो FAO है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने स्टार्ट किया था यूनेप के साथ मिलकर। इसको 2011 में स्टार्ट किया गया था, किसकी सपोर्ट से, गवर्नमेंट ऑफ स्विट्जरलैंड की सपोर्ट से। क्लियर है इतना। अब ये क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं रिसोर्सेज जिसको इफिशिएंटली हम यूज कर सकें, पॉल्यूशन को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, जो भी इश्यूज हैं फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी से रिलेटेड उनको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। अब इंडिया के क्या इनिशिएटिव है इस डायरेक्शन में, तो एक नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर आया था इंडिया में, जो क्या करेगा, एग्रीकल्चर को ज्यादा प्रोडक्टिव बनाएगा, सस्टेनेबल बनाएगा, रेन्यूमरेटिव बनाएगा और क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाएगा, ठीक है। इसमें इन्होंने 8 मिशन को लॉन्च किया था, जिसमें से एक है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसमें एम किया गया है कि सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिस की जाए। दूसरा है परंपरागत कृषि विकास योजना, इसमें क्या किया है, कमर्शियल ऑर्गेनिक प्रोडक्शन का के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया, मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करना है, केमिकल फर्टिलाइजर को यूज नहीं करना है। क्लियर है इतना। अब नेक्स्ट आते हैं हम अदर इंपॉर्टेंट न्यूज के ऊपर। देखो अदर इंपॉर्टेंट न्यूज में अब क्या है, पहला है सोलर आउटशाइंस इन विंड पावर इन टोटल कैपेसिटी। अब मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है सोलर पावर की वो है 38,794 मेगावाट और विंड पावर की 38,684 मेगावाट। अब सोलर सेगमेंट की जो कैपेसिटी थी पहले वो 18 मेगावाट थी और विंड की कैपेसिटी 13,000 मेगावाट, तो उसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा बढ़ गया है। इंडिया का जो टारगेट है वो आपको याद होना चाहिए 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का टिल द ईयर 2022, एक साल ही बचा है। 100 गीगावाट जिसमें सिर्फ सोलर पावर के लिए। क्लियर है इतना। उसके बाद इंडिया ने क्या किया है, अचीव करना चाहता है 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। ये इंडिया का टारगेट है, 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी उसको अचीव करना है 2030 तक, और 2022 तक कितना करना है 175 गीगावाट, जिसमें से 100 गीगावाट सोलर पावर के लिए, ठीक है। अब इसका एक की कंसर्न है इसको अचीव करने के लिए कि हम चाइना के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है सोलर सेल्स और मॉड्यूल्स के लिए, क्योंकि 80% इम्पोर्ट जो होता है चाइना से आता है और चाइना के साथ हमारे कुछ अच्छे केसेस चल नहीं रहे हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने अभी अभी रिसेंटली लॉन्च किया है PLI स्कीम फॉर दी सोलर फोटोवोल्टाइक सेल्स के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा सोलर गीगावाट क्लब। ये क्या होता है, 9 अफ्रीकन नेशंस जो है वो सोलर गीगावाट क्लब को ज्वाइन करना चाहते हैं। गीगावाट क्लब क्या है, एक अनऑफिशियल टैग है नेशंस का जिसमें इंस्टॉल्ड कैपेसिटी प्रोड्यूस की जाएगी 1 गीगावाट ऑफ सोलर पावर, ठीक है। करंटली अभी 37 कंट्रीज ने इसको साइन किया हुआ है इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया का बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट अभी अभी लॉन्च किया गया है, ये सेटअप किया गया है रामागुंडम इन तेलंगाना। इसकी कैपेसिटी है 100 मेगावाट की, ठीक है, और मई में ये स्टार्ट हो जाएगा।
इंडिया को कमीशन, इसको किसने कमीशन किया है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी ने इसको कवर किया है, ठीक है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट जो है 600 मेगावाट का, वो भी कहाँ पर है? इंडिया में ही है, वो है मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर डैम के ऊपर, नर्मदा रिवर के ऊपर बनाया गया है। तो समझ में आया, इंडिया का बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है वो तेलंगाना में है, और वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट जो है वो ओमकारेश्वर डैम पे बनाया गया, नर्मदा रिवर मध्य प्रदेश। क्लियर है। पहला फार्म बेस्ड सोलर पावर प्लांट जो है राजस्थान में स्टैब्लिश किया गया है। ये किसके अंडर स्टैब्लिश किया गया है? प्रधानमंत्री कुसुम स्कीम के अंडर स्टैब्लिश किया गया है। कुसुम का फुल फॉर्म क्या होता है? किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। ये जयपुर में स्टैब्लिश किया गया है, ठीक है। अब ये जो पीएम कुसुम स्कीम थी वो किसने लॉन्च की है? न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने, मिनिस्ट्री ने लॉन्च की गई है। इसका एम है कि ये सोलर और अदर रिन्यूएबल कैपेसिटी को इंक्रीज करेगा 25,750 मेगावाट बाय 2020। दूसरा है गोवर्धन स्कीम, इसमें इसका फुल फॉर्म क्या है ये याद रखिएगा, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन, ठीक है। ये किसके अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने लॉन्च की है यूनिफाइड पोर्टल गोवर्धन स्कीम के अंदर। ये क्या करता है? गोवर्धन स्कीम जो है वो इम्प्लीमेंट किए जा रही है एज अ सब पार्ट ऑफ द एसबीएमजी। एसबीएमजी मतलब स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, ठीक है। इसमें ये लोग क्या करेंगे? मेन जो इनका फोकस होगा वो ओपन डेफिकेशन फ्री स्ट्रेटेजी के ऊपर होगा। ये सपोर्ट करेगी विलेज को इफिशिएंटली मैनेज करे अपना वो कैटल एंड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को मैनेज करे, और मेनली फोकस करेगी विलेजेस को क्लीन करने में और इनकम बढ़ाने में रूरल हाउस होल्ड्स की, और एनर्जी जनरेशन की फ्रॉम दी केटल वेस्ट। जो केटल वेस्ट होता है उससे एनर्जी जनरेशन का काम करे, जैसे काउ डंग से एनर्जी प्रोड्यूस करना, ये सारी चीजें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा एनर्जी एफिशिएंसी एंटरप्राइजेस सर्टिफिकेशन प्रोग्राम फॉर द ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो इसमें क्या होगा? देखो, एनर्जी इफिशिएंसी एंटरप्राइजेस E3 सर्टिफिकेशन स्कीम है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने लॉन्च किया है। इसका एम क्या है? टैपिंग ह्यूज एनर्जी एफिकेसी पोटेंशियल इन दिस सेक्टर, अडॉप्शन फॉर मोर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर मेकिंग एनर्जी एफिशिएंट ब्रिक्स। एनर्जी एफिशिएंट ब्रिक्स बनाने के लिए ये बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल मिशन ऑन नेट जीरो, ठीक है। नेट जीरो मतलब इंडिया को अचीव करना है नेट जीरो कार्बन एमिशन स्टेटस बाय 2015, ठीक है। 2025 तक ये अचीव करना है। कंट्रीज एमिशन आर कंपनसेटेड बाय द एब्जॉर्प्शन एंड रिमूवल ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करके इस अचीवमेंट को ये लेकर आएगा, ठीक है। इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया है? एक सस्टेनेबल बिल्ट एनवायरनमेंट किया है, जिसमें इंडिया वन ऑफ द ग्लोबल लीडर बनेगा, जिसमें वो सस्टेनेबल बिल्ट एनवायरनमेंट करेगा 2025 तक का, ठीक है। उसके बाद आएगा इको पैक्ट ग्रीन कंक्रीट। इसमें न्यू लो कार्बन रेंज ऑफ कंक्रीट का यूज किया जाएगा, जिसकी परफॉर्मेंस हाई होगी, सस्टेनेबल होगा और सर्कुलर कंस्ट्रक्शन होगा उसका, ठीक है। इसमें 30 to 50% कार्बन कंटेंट कम होगा एज कम्पेयर टू द स्टैंडर्ड कंक्रीट, ठीक है। और इसके अलावा इसकी ड्यूरेबिलिटी भी सुपीरियर होगी और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी होगी। नेक्स्ट है हमारा दिवाली प्लेटफॉर्म डच इंडिया वाटर अलायंस फॉर द लीडरशिप इनिशिएटिव। इसमें इंडिया एंड नीदरलैंड ने पार्टिसिपेट किया है और वे डिजाइन करेंगे सॉल्यूशन फॉर द वाटर रिलेटेड चैलेंजेस। जो भी वाटर रिलेटेड चैलेंजेस हैं उनके लिए साथ में ये क्या करेंगे? डिजाइनिंग करेंगे सॉल्यूशंस को, ठीक है। और ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कार्बन वॉच। कार्बन वॉच जो है वो चंडीगढ़ जो है फर्स्ट स्टेट बन गया है और यूनियन टेरिटरी जिसने कार्बन वॉच को लॉन्च किया है। ये क्या है? एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसके थ्रू इंडिविजुअल पर्सन जो है वो अपना कार्बन फुटप्रिंट को असेस कर सकता है। इससे क्या होगा? कार्बन जितना भी ग्रीन हाउस गैसेस का अमाउंट है वो पता चल जाएगा। साथ में ये क्या करेगा? स्मार्ट स्टेशंस बनाएगा जो क्या करेंगे, जो केपेबल होंगे अपने कार्बन फुटप्रिंट को एक्सेस करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा भारतीय प्राकृतिक कृषि प्रधान कृषि पद्धति। ये किसके अंदर इंट्रोड्यूस की गई है? परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत इनिशिएट किया गया है। इसमें वो इंडिजीनियस प्रैक्टिस जो है नेचुरल फार्मिंग की उसको प्रमोट करेंगे, ठीक है। नेचुरल फार्मिंग क्या होता है? देखो, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज किया जाता है जैसे कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, काउ डंग, मैन्योर, ये सारी चीजें। नेचुरल फार्मिंग में नेचुरल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं। क्लियर है इतना? फिर आता है डायरेक्ट सीडेड राइस टेक्निक। ये एक नई टेक्निक आई है राइस प्रोडक्शन के लिए। इसमें जो सीड्स को ग्रो किया जाएगा फील्ड में ही ग्रो किया जाएगा, इनको ट्रांसप्लांट नहीं किया जाएगा। पहले क्या करते थे, जो सीडलिंग्स होती थी उनको एक जगह ग्रो करके फिर दूसरी जगह ट्रांसफर प्लांट किया जाता है। डायरेक्ट सीडिंग में ये नहीं किया जाएगा, इनमें
प्री जर्मिनेटेड जो सीड्स होते हैं उनको ही सॉइल में डायरेक्टली क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसप्लांट कर दिया, इम्प्लीमेंट किया जाएगा, फिर स्टैंडिंग वाटर में रखा जाएगा और सीड बेड बनाए जाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, इस मेथड में लेबर सेव होगी, लेस वाटर का रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, अर्ली क्रॉप मैच्योरिटी होगी और लो प्रोडक्शन कॉस्ट होगी। इसके अलावा अदर मेथड्स में हमने देखा था सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन मेथड है, जो क्या करते हैं, राइस की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, इसमें इफिशिएंट और सस्टेनेबल यूज किया जाता है, वाटर सेविंग की जाती है, ये सारी चीजें। तो डायरेक्ट सीडेड राइस टेक्निक, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम लोगों ने पूरा ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर लिया है, जल जीवन मिशन से लेके पूरा। और इसका एक मैं रिवीजन वीडियो भी लेकर आऊंगी जिसमें हम पूरा एनवायरनमेंट रिवाइज करेंगे विद इन 1 आवर। तो वो आपके लिए रिवीजन के लिए हेल्पफुल रहेगा जब आपका एग्जाम होगा तब। ये आपके जो डिटेल एनालिसिस है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरा चैनल है शिवी सिंघल नाम से। इस चैनल पर अगर आपको तमिलनाडु की क्लास 11th और 12th की हिस्ट्री फॉलो करनी है तो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है वो यूपीएससी और जीपीएससी और एमपीपीएससी एग्जाम्स के लिए, और जो भी स्टेट पीसीएस एग्जाम जहाँ पे तमिलनाडु क्लास 11 और 12th की हिस्ट्री बताई जाती है। तो वो पूरी समरी वीडियोस हैं, उनमें मैंने मैप के साथ आपको पूरा समझाया हुआ है, तो आप जरूर देखिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।